अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान क्या आप सोने की चिड़िया बन गया है? क्या हिंदुस्तान में सभी लोग इतने ज़्यादा खुश हैं कि उनको कोई परेशानी की बात नहीं है, या सिर्फ मुसलमानों को और दलित को ही परेशानी है? कोई किसी को कोई मसाइल से दिलचस्पी नहीं है, या किसी को कोई मसाइल ही नहीं है? पैसा, रोज़गार, खाना और भी ऐसे ज़रूरत हैं जिसकी है सो किसी को कोई अब क्या दिलचस्पी नहीं रही। ऐसा लग रहा कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में या इलेक्शन के नताइज के बाद, जिसको सभी को इंतज़ार था, पूरे हिंदुस्तान की नज़रें उत्तर प्रदेश के ऊपर गड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा कि फिर से वहाँ पे दोबारा बीजेपी की जो जीत हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि लोग हर अपनी परेशानी को, बेरोज़गारी को, जो लॉकडाउन में जो लोग परेशान हुए थे वो सबको नज़रअंदाज कर दिए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि लोग उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर पे जो भक्त लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि कमल का फूल खा लेंगे और फ़िरक़ा परस्ती का जहर पीकर अपनी ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देने लगे हैं। शायद नौकरी, पैसा, ये सब चीज़ उनके लिए कोई अब माने नहीं रखती। यूपी इलेक्शन से एक और बात सामने आई कि फ़िरक़ा परस्ती का जो बुलडोज़र था, उसके सामने नौकरी, 15 लाख, भूखमरी और ऐसे जो मसाइल थे लोगों के, ये सब बिल्कुल ज़मंदोज़ हो गए। ऐसे हालात में मुसलमान क्या कर सकते हैं? जहाँ मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की जान को रोज़ाना ख़तरा लाहक दिखाई दे रहा है, मुस्तक़बिल में क्या मुसलमानों से मोरी, कूड़ा करकट, सफाई कर्मचारी बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में फ़िलवक़्त मौजूदा क़यादत है मुसलमानों की, उसको चप्पल लेके मारना चाहिए और हर मुसलमान को गहरी सोच व फ़िक्र के साथ अपनी हिकमत अमली बनाना पड़ेगा। सबसे आसान हिकमत अमली ये है कि माशी तौर पे हम अपने आप को किस तरह ताकतवर बनाएं, और फाइनेंस का जो कंट्रोल है आपका, वो फाइनेंस का कंट्रोल अगर हम अपने हाथ में ले लिए तो ही मैं समझता हूँ कि आप किसी न किसी तरीके से एक अच्छी हिकमत अमली बना के हर एक को, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, हुकूमत हो, मौजूदा हुकूमत हो, या जो भी मुसलमानों के दुश्मन हैं, उनको आप मज़ा चखा सकते हैं। गैर संजीदगी से अगर हम देखेंगे या बिल्कुल एक आम तौर पे अगर हम देखेंगे तो हर एक पेट्रोल के लीटर पे जो टैक्स हम अदा करते हैं, इतना ज़्यादा टैक्स हम ऐसा देते हैं, लेकिन बजट में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारी हिस्सेदारी या हमारे को कोई फ़ायदे की जो चीज़ है वो बहुत कम होती है। अब राइट नाउ फ़िलवक़्त मौजूदा दौर ऐसा है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी आ गई। खैर, सियासी पार्टी आना जाना ये सब एक आम बात हो गई है। हर 5 साल में एक ड्रामा होता है, उसमें कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई जाता है, लेकिन फ़िलवक़्त हमें हमारा ख्याल करना ज़रूरी है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन में अगर देखेंगे तो यकीनन अखिलेश यादव के जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव ने बैकवर्ड क्लासेस को अपने साथ लिया, उसी तरह उन्होंने मुसलमानों को भी अपने साथ लिया। लेकिन शायद ये लग रहा कि ऐसी तबका जो था वो अखिलेश की गिरफ्त में आने से पहले ही निकल के बीजेपी की तरफ चलेगा। इसलिए कि जो एससी तबके से बीएसपी को फ़ायदा होना चाहिए था, वो फ़ायदा बीएसपी को नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी को यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो ऐसे सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि सबसे अहम हिकमत अमली यही हो सकती कि हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, हम देख समझ के उसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो ही हम बड़े बड़े लोगों को घुटनों पे ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे रमज़ान अब शुरू होने के है, और रमज़ान से पहले अक्सर उमूमन ये होता है कि चिकन की कीमत बढ़ जाती है, तेल की कीमत बढ़ जाती है, ज़रूरियात ज़िंदगी के जो जितने चीज़ें होते हैं उन सब के चीज़ें आहिस्ता 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 बढ़ते चले जाते हैं। अब तो खैर रूस का और यूक्रेन का बहाना भी है, लेकिन इसके अलावा पेट्रोल की कीमत भी अगर बढ़ेगी तो पेट्रोल में आप तकरीबन 30, 35, 40 रुपये आप टैक्स दे रहे हैं। उसमें ज़रूरत ज़िंदगी या खुद पकाने का जो मीठा तेल होता है उसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे हालात में ये नहीं है कि किसी चीज़ पे आप अपने आप को रोकें, लेकिन मुसलमान उमूमन ये होता है कि रमज़ान में दिल खोल कर ख़रीदता भी है चीज़ें, ज़कात भी ज़रूर देता है, खैरात भी ज़रूर देता है, नए कपड़े बनाते हैं, नए जूते ख़रीदते हैं, और पता नहीं और बहुत सारे चीज़ें हैं जो मुसलमान अक्सर करता है।
لیکن اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ تو ایک دن کی خوشی کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے، بہرحال جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں یہ سب کر لے رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ بالراست ایسا نہ ہو کہ اخلاق کے اور پہلو خان کے قاتلوں کو فائدہ پہنچے۔ تو اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں خاص طور پہ جو فضول خرچی ہوتی ہے اس کو بالکل بھی بند کر دیا جائے، تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھی حکمت عملی بنا سکتے ہیں، جس میں بڑے بڑے لوگوں کو جو ہمیں لبھا کر یا بیوقوف بنا کے ہمارے جیب سے پیسہ اینٹ لیتے ہیں، انہیں ایک قسم سے سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ ورنہ ہم بھی ذمہ دار رہیں گے اگر اخلاق کے قاتلوں کو مدد کریں گے تو، یا پہلو خان کے قاتلوں کو مدد کریں گے تو۔ اس میں ایک اور بات یہ کہتا ہوں میں، اکثر تاکید یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو نفس چاہے وہ شاپنگ کی ہو، کھانے کی ہو، نئے کپڑے کی خواہش ہو، نئے جوتے کی خواہش ہو، نئی موٹر سائیکل کی خواہش ہو، ان چیزوں پہ اگر ہم ہماری نفس کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی کامیابی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس مرتبہ یا اس سال سے ہمیں پولیس کی طرح نہیں، سی بی آئی کی طرح کام کرنا ہے، تاکہ ہم آئندہ کے ہمارے مستقبل کو، یا ہمارے جو بھائی لوگ ہیں جس کو پریشانی لاحق ہے، ہم حیدرآباد میں بہت سکون سے ہیں، لیکن حیدرآباد سے ہٹ کے جو لوگ پریشان ہیں ان کو ہم بچانے کی ایک حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں۔ گائے گائے بول کے گائے کا نام لے کر مسلمانوں کو ہر وقت بدنام کیا گیا۔ گائے کو ہی اگر دیکھیں گے تو اگر ہم گائے کی بات آئی یا بیل کی بات آئی، بھینس کی بات آئی، بالفرض جو بھی بڑا جانور ہوتا ہے اس کو الزام تو یہ لگتا ہے کہ مسلمان اسے کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان اگر گوشت نہیں کھائے گا تو مر نہیں جائے گا۔ اگر ہم گائے کو ہی نہیں کھائیں گے، جو لوگ گائے کی رکشا کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ گائے کو کھلا کھلا کر ہی مر جائیں گے۔ تو ایسی حکمت عملی ہمیں تیار کرنا ہے تاکہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اعتبار سے اپنے مخالفین کو ان کے ہوش ٹھکانے لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اتر پردیش کے اسمبلی میں اگر یہ بات بھی آئی تھی کہ کس طرح ایس سی ایس ٹی بی سی ووٹوں کی جو بات آئی تھی، اس لیے کہ ایس ٹی ووٹ تو صرف 2 ہی سیٹس ہیں وہاں پہ، لیکن ایس سی اور بی سی ووٹوں کی بات آئی تھی، تو بی سی اور مسلمان اگرچہ کہ اکھلیش یادو کی طرف چلے گئے تھے، لیکن ایس سی ووٹوں نے بہت زیادہ جو رجحان بی جے پی کی طرف جانے کی بات تھی، اس سے یہ ایک تکلیف دہ رجحان ہے جو پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایس سی ایس ٹی کے لیے پارلیمنٹ میں بھی آج 128 سیٹ ریزروڈ کے ہیں ایس سی ایس ٹی کے، اور موجودہ دور میں، موجودہ مودی حکومت میں تقریباً 88 سیٹ ایس سی ایس ٹی کے بی جے پی کے پاس ہیں۔ تو ایس سی ووٹ، ایس ٹی ووٹ جو تھا، جو کانگریس کا ٹریڈیشنل ووٹ تھا یا دوسرے ریجنل پارٹیز کا ٹریڈیشنل ووٹ تھا، وہ ہٹ کر بی جے پی کی طرف چلے گیا ہے۔ اسے کیسا روکا جا سکتا ہے، یہ حکمت عملی تو سیاسی پارٹیوں کے اور سیاسی لوگوں کا کام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں جو ایس سی ووٹ جو بی جے پی کی طرف گیا، اس کے علاوہ سیکولر ووٹوں کی جہاں تک بات ہے، اس میں اگر دیکھیں گے تو اسد الدین اویسی بھی وہاں پہ ہیلی کاپٹر میں اپنی مہم چلائے تھے، اور انہیں 100 سیٹوں پہ ان کا جو گٹھ بندھن تھا یا جو الائیڈ پارٹیز تھے ان کے، اس میں انہیں ایک پر بھی کامیابی نہیں ملی۔ البتہ جیل میں رہ کر اعظم خان اور جیل کے باہر رہ کے اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان دونوں جیت گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں چلائی ہوئی مہم ناکام ہو گئی ہے، لیکن جیل سے اعظم خان کا جیتنا اور عبداللہ اعظم خان کا جیتنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ 2022 میں 33 مسلم ایم ایل اے اتر پردیش کی اسمبلی میں نظر آئیں گے۔ 65 کے قریب ایم ایل ایز کو ایس پی نے ٹکٹ دیا تھا، اس میں بھی کافی لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی فگرز نہیں آئے ہیں تو اس پہ تبصرہ کرنا ان ٹائملی رہے گا یا موضوع وقت نہیں ہے اس پہ، لیکن کس کو کتنا نقصان پہنچا، کس سے نقصان پہنچا، یہ آگے چل کے ہی معلوم ہو جائے گا۔ 1-2 دن میں وہ بات بھی سامنے آ جائے گی، لیکن ابھی فی الوقت جو فگرز آئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسد الدین اویسی کو 0.4% ووٹ ملے ہیں، جو مجموعی ووٹ جو اتر پردیش میں جو ڈالے گئے تھے اس میں نن آف دا ابو کو بھی جو ووٹ ملے تھے اس سے بھی کم ہے اسد الدین اویسی کی پارٹی کو، اور 22 لاکھ ووٹ ایم آئی ایم نے وہاں پہ اتر پردیش کے الیکشن میں اپنے حق میں
یا 22 लाख वोटर्स को अपने तरफ रुझाने के लिए वो कामयाब हुए हैं। अब उससे किनको नुकसान पहुंचा ये आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके अलावा ये बात ज़रूर है कि असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में जाने से या दिल्ली जाने से या बम्बई जाने से, बहरहाल हिंदुस्तान भर में कहीं पर भी जाने से सेक्युलर पार्टियों की जो हवा है वो हवा निकल जा रही। उनकी तवज्जो अपने मुखालिफ पार्टी से ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी के 2000, 4000, 5000 वोट का जो नुकसान होता सेक्युलर पार्टीज़ को, उससे वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। अब सोचना ये चाहिए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को पूरे हिंदुस्तान में जाने की ज़रूरत है, या क्या सेक्युलर पार्टीज़ को असदुद्दीन ओवैसी से डरना चाहिए या नहीं। उन्हें जो उनका जो इमीडिएट मुखालिफ है उसको काउंटर करने में उनकी हिकमत अमली होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडर्स की जिम्मेदारी है वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। खैर बहरहाल ये बात ऐसी थी कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था और बहुत लोगों को अभी देखना यह है कि आइंदा 5 साल किस तरह, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, इसलिए कि हिंदुस्तान की सियासत के लिए तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस एक रुझान ये दे दिए हैं कि हम कमल का फूल खा के और कम्युनल जहर पीकर हम जिंदा रह सकते हैं, ये एक इशारा तो दे दिए हैं। अब हिकमत अमली हमें बनाना है कि किस तरह हम कौन सी पार्टी के साथ जाएंगे। ये कैसा होता है ये वक्त ही बताएगा जब इलेक्शन आएंगे। अलबत्ता तेलंगाना असेंबली में अभी इसी हफ्ते असेंबली का इजलास शुरू हुआ और वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने 2,56,000 करोड़ का बजट पेश किया है, स्टेट बजट पेश किया है। उसमें अक़लियतों के लिए उन्होंने 1728 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि माइनॉरिटी पॉपुलेशन तेलंगाना में एक रफ एस्टीमेट में बोल रहा हूँ कि बढ़ाकर प्लस माइनस 10,000 20,000 का फ़र्क से 50 लाख का माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उन्हें 1728 करोड़ रुपए दिया गया है। अलबत्ता दलित बंधु के लिए 17,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और जबकि एससी तबके की जो आबादी है वो तकरीबन 56 लाख है। तो सिर्फ 6 लाख मुसलमानों से बढ़कर हैं, लेकिन उन्हें 17,000 करोड़ दिए गए हैं। ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से, रिजर्वेशन के एतबार से उन्हें ये सब चीज़ उन्हें हासिल है। इसीलिए हो सकता है कि उनके लिए बजट ज़्यादा है, 15,000 करोड़ का था जो 17,000 करोड़ का हो गया है। लेकिन हमें ऐसा कोई दस्तूर की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमें 1728 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शायद हमारे को बजट भी इसलिए नहीं बढ़ रहा है, इसलिए कि केसीआर ने वादा ज़रूर किया था कि 2,000-5,000 करोड़ का भी वादा हुआ था बजट बढ़ाने का, लेकिन शायद हमारे पास कोई अच्छी स्कीम नहीं है या क़यादत का फुक़दान है जो स्कीम देने में नाकाम हो रहे हैं, या ये हो सकता है कि जो निकम्मे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो लोग अपने बजट को बचाकर सियासी लीडरों के पास अपनी इमेज या अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए कोई स्कीम बराबर नहीं देते हैं। इसीलिए हो सकता है कि हमारे लिए बजट भी बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ बजट ही नहीं है, बजट खर्च ही नहीं होता। तो शायद इसीलिए बजट आहिस्ता आहिस्ता 100 करोड़ 150 करोड़ हर साल को ये बढ़ता है। अगर मौजूदा बजट में भी देखेंगे तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स में 1 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। क्यों कम कर दिए गए हैं? शायद इसलिए कि हम लोग उसके अप्लाई ही नहीं करें। सैलरी अकाउंट्स में जो जाते हैं ये 1728 करोड़ में 582 करोड़, तकरीबन 600 करोड़ रुपए समझिए आप, ये सैलरीज में ही चले जाते हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की जो बात आती है उसमें 600 करोड़ तो सैलरीज में चले जाते हैं। बचे 1146 करोड़ रुपए, या समझिए 1150 करोड़ रुपए बचे जो वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर हैं। उसमें भी जॉब ओरिएंटेड स्कीम्स में 5 करोड़ रुपए गुज़िश्ता साल दिए गए थे, उसमें भी कमी की गई है, 3 करोड़ लेके चले गए हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में अलबत्ता 2 करोड़ 60 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी ड्राइवर कम ओनर स्कीम, मैं ज़्यादा स्कीम्स पर नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ड्राइवर कम ओनर स्कीम में कम से कम मुसलमान के पास गाड़ी तो हो सकती थी, अपनी गाड़ी खुद चला लेके ड्राइवर कम ओनर स्कीम में वो फ़ायदा उठा सकता था। लेकिन एक बार 7 साल में एक बार 400 गाड़ियाँ महमूद अली साहब बांटे थे जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद से ये भी कोई स्कीम पे काम नहीं हुआ है।
माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए तकरीबन 25 करोड़ रुपए मिले हैं। स्कॉलरशिप के लिए अच्छी खासी अमाउंट है। दूसरी चीज़ ये है कि शादी के लिए, शादी मुबारक स्कीम के लिए 300 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए दिए गए हैं, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अच्छी स्कीम बनाकर अगर हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं तो भी हमारा फ़ायदा हो सकता है। अगरचे कि KCR ने अभी ऐलान किया है कि तकरीबन 90,000 के करीब नौकरियों को वो पुर करने की बात की है, 4% रिजर्वेशन के हिसाब से 4,000 लोगों को तो फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी एक परसेंटेज रिजर्वेशन के लिए आया है, उसमें भी मुसलमान फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तकरीबन 8 से 10,000 के करीब मुसलमानों को इसमें फ़ायदा हो सकता है। बसूरत यह है कि अगर मुसलमान ये सोचकर आगे बढ़े कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेंगे बजाय इसके कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने के, काफ़ी चूँकि फ़ायदा है, आगे चल के अपने नस्लों को फ़ायदा पहुंचाने की एक हिकमत अमली बनाई जा सकती है, जिसमें तकरीबन 8,000 ख़ानदान इमीडिएट फ़ायदा उठा सकते हैं। उर्दू में अगर एग्ज़ाम लिखेंगे तो इसमें और ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो नौकरियों की तफसीलात हैं, अभी से अगर हम पूरे सर्टिफिकेट, दस्तावेज़ात पूरे तैयार करके रखेंगे तो ही वक्त पर हम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बाद हम एग्ज़ाम लिख के इंटरव्यू फेस करके इंशाअल्लाह ताला उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। 4% तो देना ही देना है, तो उसको जहन में रख के अगर ख़ास तौर पे अब जो तुलबा तालिबात, बल्कि हद उम्र भी अगर देखेंगे तो 44 ईयर्स कर दी गई है, बल्कि अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जाएंगे तो 49 ईयर्स भी वो चीज़ आ गई है। तो उसमें काफ़ी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। मौजूदा टीचर्स ख़ास तौर पे चूँकि सब्जेक्ट से और जनरल नॉलेज के एतबार से वो वाकिफ़ होते हैं, वो लोग भी लिख कर ही किसी न किसी अच्छे ओहदे पर फायज हो सकते हैं। तो ऐसी हिकमत अमली बनाई जा सकती है जिससे कि हम गवर्नमेंट में तो आगे हिस्सेदारी अदा कर सकते हैं, वहाँ पे जाके जब आप गवर्नमेंट में चले जाएंगे तो आम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के एतबार से अगर देखेंगे तो वो एक अगर डार्क पैच था या अंधेरा हिस्सा था, तो तेलंगाना में एक उजला हिस्सा भी हमारे हक़ में आया है, चाहे वो नौकरी की शक्ल में हो, रोज़गार की शक्ल में हो, या बजट के इस्तेमाल के हिसाब से हो। 1728 करोड़ रुपए या 1150 करोड़ रुपए की बात है, वो अगर हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, एक सिग्नल हम दे सकते हैं तेलंगाना से पूरे हिंदुस्तान को कि किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस हफ़्ते की बातचीत में यही 2 टॉपिक्स काफ़ी अच्छे थे। इसमें सोच समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए और भरपूर फ़ायदा उठाने की हिकमत अमली तैयार करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ़्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।